बात के प्रायोजक हैं प्राइमो केयर फाउंडेशन। अच्छा वकील वो होता है जो जीतने के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान हैं जो हम सबको महिलाओं से जुड़े ऐसे कानूनों के बारे में बताएंगे जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज हमारे कार्यक्रम में हैं इकरान शर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और साथ ही हैं उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट श्वेता शर्मा जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, मैम, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक वकील के कर्तव्य क्या होते हैं? देखिए, वकील के कर्तव्य अगर हम बात करें जिस हिसाब से आज जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, वकील एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन कहा गया है। और जो यंगस्टर्स हैं, पहले कहा करते थे कि वकील जो है बहुत कम परसेंटेज में लोग बना करते थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो ग्राफ ये कहता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रेफर कर रहे हैं वकील बनना। और जैसे पहले एक हिनारकी चल रही थी कि जी हाँ, सेकंड जनरेशन लॉयर, थर्ड जनरेशन लॉयर्स, अब अगर आप देखें, आंकड़ों को देखें तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और लोग इसको चाहते हैं, इसको चैलेंज के रूप में चाहते हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो वकालत के प्रोफेशन में अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं या नंबर ऑफ एडवोकेट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो हम लोग ये एक बहुत वकालत के प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए, न्याय प्रणाली के हिसाब से देखा जाए और कानून व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छा आंकड़ा है और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कानून प्रक्रिया, अगर देखिए, न्याय अगर लोगों को मिलता है या न्याय के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनको अगर मदद मिलती है वकीलों के माध्यम से, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, मैं बात करूं आपकी, तो आपने वकील बनने के बारे में क्या सोचा? देखिए, मेरे साथ तो वकील वाली बात ये थी कि हमारी जैसे थर्ड जनरेशन लॉयर हूँ मैं, तो मेरे फादर एक जाने माने वकील रहे, पंडित पीएस शर्मा, और काफ़ी जो है एक्टिव रहे वकालत में और सोशल कॉजेज़ में भी काफ़ी एक्टिव रहे। तो उनको देखते कि मेरे फादर भी रहे, मेरे गुरु भी रहे, तो मुझे मोटिवेशन और प्रेरणा जो थी वो उनके माध्यम से मिली। और फिर एक लक्ष्य आफ्टर 12th मैंने ही बना लिया था कि मुझे वकालत ही करनी है। और उसका जीता जागता सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक वो बताता हूँ मैं आपको कि 12वीं क्लास से मैंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया था। और उस समय खैर लॉ की डिग्री नहीं थी, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके बाद लॉ किया। लेकिन हाँ मेरा क्योंकि रुझान वकालत की तरफ हो गया था, तो इसी कारण से मैंने आफ्टर 12th इसमें कोर्ट में जाना और कोर्ट की प्रक्रिया सीखना शुरू कर दिया था। इकरान जी, आपका कानूनों से अच्छा खासा चल रहा है, आप एक वकील हैं, आपको कानूनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ, कानून यानी लॉ क्या है? देखिए, लॉ बड़ा सिंपल सा है कि मेरा मानना ये है, लॉ का जो अगर वर्जन की बात करें तो लॉ और कानून एक ऐसी चीज़ है जो समाज में एक ट्रांसपेरेंसी रखता है, समाज में हर व्यक्ति को एक जिम्मेवारी देता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं। और जो इन सब चीज़ों को क्रॉस करता है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिसे हम इलीगल कहते हैं। तो लॉ वही है जो आप एक लॉजिकल है और एक लिमिटेशंस में है, उनको अगर आप चीज़ों को करते हैं तो वो लीगल है। और इस सब चीज़ों में जो समाज में आजकल जो चल रहा है, आप अगर देखें, राइट्स की बात करते हैं जैसे आप, तो हमारे यहाँ राइट्स के बड़े ट्रिब्यूनल्स हैं, ह्यूमन राइट कमीशंस हो गए, आपके मानव अधिकार, इतने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, संस्थाएं हैं, कमेटीज़ हैं। तो हम लोग राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन और राइट्स के चक्कर में ही हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो हम लोगों को, हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सेस में करते हैं या ओवर शैडो करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। उसी कारण से उस चीज़ों को रोकने के लिए जो कानून प्रणाली है, जो लॉ सिस्टम है, हमारा जुडिशल सिस्टम है, आप जुडिशल सिस्टम भी आप देखिए कि एक तरह से वॉच डॉग है समाज का, कि समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, कानून जो व्यवस्था है वो बीच में आती है, इन्वॉल्व होती है। और कानून व्यवस्था में आप देखिए कि जुडिशरी, पुलिस और वकील, इवन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो भी एक परिवार की तरह से वो काम करते हैं ताकि समाज में न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
सर मैं बात करूं कानूनों की, तो उसकी आवश्यकता हमें क्यों ज़रूरी है? कानूनों की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे हम लोग, मैंने आपको अभी बताया, उसको रिपीट कर रहा हूँ, कि जहाँ पे हम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं या जहाँ पे हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज़ के अलावा एक्सेस में चले जाते हैं, वहाँ कानून की जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, अब आप देखिए कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है जैसे, तो प्रोटेस्ट मार्च जैसे आप उसको आप अहिंसा रूप में आप करें, लेकिन उस कारण से जो आप दूसरों को परेशान करते हैं या दूसरों के जो उनके जो राइट्स हैं, आप देखिए ना, आज़ादी का अधिकार तो उनको भी है, तो जब आप अपनी आज़ादी के कारण दूसरे की आज़ादी का हनन करते हैं या दखलंदाजी करते हैं, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था का आना सुचारू रूप से और होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। इकरान जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। महिला मंडल पंजाबी बाग, प्रियंका गुप्ता मेकओवर्स, Primer Care Foundation, Imperial Weddings, Amani Jewelers, स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इकरान जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमारा चैनल है महिलाओं के लिए है, महिलाओं का स्पेशल चैनल है, तो महिलाओं के लिए ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो महिलाओं को पता होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो महिलाओं के कानून बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मैं मानता हूँ कि इस न्याय प्रणाली में या कानूनों में उनका दो कारणों से मैं लैचेज मानता हूँ। एक तो कानून का ज्ञान लोगों को नहीं है। हमने महिलाओं के फेवर में बहुत से कानून बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार ने बनाए हैं, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसके कारण जो है लेडीज़ को या महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने, लेकिन महिलाओं को कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो हम लोगों को एक ये काम करना चाहिए कि पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी एक मैकेनिज्म शुरू करना चाहिए ताकि महिलाओं को वो कानूनों के बारे में, उनके जो राइट्स हैं, उनको जो दिए गए हैं, जो उनका जहाँ भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पे अगर हम उनको बताएं तो ही उनको पता चल पाएगा कि उनको कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, पहला तो हम लोगों को उनको अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन कानून में एग्जीक्यूट होना चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निर्भया का केस मैं लेता हूँ, आपको सबको पता है, बड़ा चर्चित केस हुआ। निर्भया के केस के बाद आप देखिए कानून व्यवस्था में एक नया रेवोल्यूशन आया, कानून में नए अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स के बाद एक और चीज, कई पॉलिसीज बनी, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, उसमें ये हुआ कि फैसले जो थे वो जल्दी से जल्दी हों, जजेस अपॉइंट हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के स्पेशल जजेस बने, प्रोसिक्यूटर्स बने कि जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो है वो सारे के सारे वो अपना केस को, महिलाओं का जो केस है, और अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का काम शुरू हुआ ताकि जो लड़की की जो प्राइवेसी है, जो पीड़िता की प्राइवेसी है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ों में काम हुआ। सरकार ने भी काम किया और आपके हमारे जुडिशियल सिस्टम ने पूरा काम किया, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन होने में, उसके बावजूद भी आप देखिए उसको 7 साल लग गए। तो मेरा ये मानना है कि दोनों चीजें जब पैरेलल चलेंगी, आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए और कानून के ज्ञान के अलावा उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, उसका आपको जो है एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो है महिलाओं को फायदा हो पाएगा। सर मैं बात करूं निर्भया कांड की ही, इतना लंबा समय लग गया, ये आखिर कानून की वजह से ही लगा? क्योंकि जो चीज़ें थी वो बहुत बहुत धीरे चल रही थी, तो ऐसा क्यों कि इतना लंबा समय उस वाले केस में लग गया? देखिए, केसेस में आप निर्भया का अकेला केस नहीं है। अगर आप पुराने केसेस की बात, निर्भया का केस इसलिए क्योंकि वो हाईलाइट हो गया, लोगों को पता चला उसके बारे में, इसलिए लोगों को इस बात का ज्ञान है कि निर्भया का केस लंबा चला। अदरवाइज हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ जो केसेस चल रहे हैं 10-10 साल, 15-15 साल केसेस चलते हैं, और उसमें ये हो जाता है कि जो आदमी, जो मुद्दई है,
जो लड़ता है उनमें आधे से ज्यादा मुद्दों की तो डेथ हो जाती है, या उनके साथ वो जो केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, या उनके पास अच्छे वकील नहीं हो पाते। तो मुद्दा यहाँ ये है कि आपके न्याय प्रणाली में अभी फिलहाल जो चेंजेस वो है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का टाइम आ चुका है। आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई विपदा होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके रिजल्ट्स मुझे जल्दी मिले। तो ये हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का या जल्दी एग्जीक्यूशंस का जब तक हम काम नहीं करेंगे कोर्ट्स के माध्यम से, जब तक ये समस्या का हल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सर मैं बात करूं आपके पलों की, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई पल आया कि सामने वाली जो विक्टिम है, मतलब जो भी सामने वाली पार्टी ही ले लीजिए, वो भी ठीक नज़र आ रही है और आपकी साइड, आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो भी साइड ठीक है? देखिए, हमारे पास ऐसे कई पल आते हैं जहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं या हम क्लाइंट से मिलते हैं तो हमें लगता है उस समय कि शायद चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, और बैलेंस नहीं हो पाई तभी वो शायद उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे और उनको जो है यातनाएं भी झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं मानता हूँ कि अकेले जिस पे केस बनता है, अकेले उस पे ही यातना नहीं होती, पूरा परिवार उसकी यातनाओं को फेस करता है, और एक तरह से मेंटल जो ट्रॉमा है वो वहीं से शुरू हो जाता है, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे कुछ केस ऐसे थे जहाँ पे मुझे लगा कि आप इनिशियल स्टेज की अगर आप बात करें तो जैसे दो तरह के केस हैं, एक क्रिमिनल केस है, एक सिविल केस है। सिविल केसेस में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो हमारा जो क्लाइंट है या जो हम जिसने हमें अप्रोच किया या जिसके हम वकील हैं, वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखता है, तो हमें लगता है कि यार जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। लेकिन कई बार बाद में पता, जैसे जैसे केस चलता है, डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं कोर्ट में और फाइलिंग्स होती हैं, तो एहसास होता है कि नहीं, जो हमारा क्लाइंट था उसने जो फैक्ट्स हमें बताए वो हमें ही जो है गुमराह करने की कोशिश की, अदरवाइज ही वाज द कल्प्रिट ऑफ दैट। तो वहाँ उन सिचुएशंस में बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है कि आप किसका साथ देंगे, क्योंकि एक तरफ आपका प्रोफेशन आ जाता है और एक तरफ आपका एक समाज के प्रति एक दायित्व आ जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आपने जैसे ट्रेंड चल रहा है कि हमने देखा है कि हमने ओल्ड एज होम्स बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन आज क्यों बीइंग ए वकील और हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि माता जी और पिताजी उनके जो है वो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बच्चे उनसे जो है सब चीज़ें अपने नाम करा लेते हैं और उनको एक नौकरों की तरह रखा जाता है, व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, और उनको ऐसा एक असहाय कंडीशन में उनको ये रियलाइज़ करा दिया जाए कि तुम एक तरह से हमारे पे बोझ हैं। तो ऐसे केसेस जब आते हैं तो आदमी को पीड़ा होती है और बड़ी समाज जो है, समाज के प्रति एक मन करता है कि हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी ऐसी ख़राब आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जब शुरू में कुछ चीज़ें और होती हैं, लेकिन जब आप केस में प्रोसीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन आप, और बड़ी बदकिस्मती होती है कि डिफरेंट होने के बावजूद भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ हमारा जो एक सेल्फ जो होता है, प्रोफेशन के अलावा एक चीज़ें आती है, मन में ग्लानि आती है, वो एक थोड़ा सा हमारे लिए सेटबैक होता है बड़ा। अब मैं श्वेता जी से बात करना चाहूँगी। मैम, आप भी वकील हैं, सर भी वकील हैं, दोनों अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, मैं वकील हूँ, ये वकील हैं, हमें मैनेज करने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है, और जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा साथ देते हैं, मैं इनका साथ देती हूँ, हमें एक दूसरे का सपोर्ट बहुत है, और मुझे इस स्टेज तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मुझे फैमिली सपोर्ट की ही वजह से हम लोग आगे तक काम करते हैं। मैम, योगदान की ही बात करूं तो पहले आप साइंस साइड से थी और उसके बाद आप, जैसे हम जानते हैं कि आप शादी के बाद आपने लॉ को चुना, तो कैसे बदलाव इतना बड़ा? देखिए, मैं जब यहाँ आई तो मुझे कहा गया कि मेरे हस्बैंड मुझे शुरू से कहते थे आप लॉ करो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लॉ करने के लिए। बट इन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए, हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, तो और मेरे और इनके साथ की वजह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं भी लॉ कर लूँगी तो सेम प्रोफेशन में आने से हम लोगों को एक साथ काम करने में मज़ा आएगा, और हमें मतलब दुनिया के अवेयरनेस से हम लोग वाकिफ़ रहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इनका साथ देने के लिए कर लेती हूँ। मैम, कोई ऐसा केस जो आप दोनों ने साथ लड़ा हो?
नहीं, एक दूसरे के सामने तो आ नहीं सकते पर एज ए जूनियर तो हम लोग जाते ही हैं कि चलो साथ में हैं, तो ऑब्वियसली सर साथ हैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो उस वक्त तो सर ही बोलते हैं। अच्छा मैम, हाँ, प्रोफेशनल चेंज, हाँ, मतलब हमारा है कि जब हम ऑफिस में हैं तो हम लोग बॉस और जूनियर्स की तरह काम करते हैं, और जब हम फैमिली में हैं तो फिर हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। जी जी। सर मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी, आपकी आगे के विज़न के बारे में जानना चाहेंगे हम। आगे की विजन, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक चीज़ बताई जो हम उसको फिर से एक मिनट में हाईलाइट करूँगा कि हम वकील हैं, वकील के साथ साथ हमारे भी कुछ विज़न होने चाहिए। जैसे एक वकील का एक विज़न होना चाहिए, वकील के विज़न डिफरेंट हो सकते हैं। एक वकील का डिफरेंट विज़न ये भी हो सकता है कि उसको पैसा कमाना है। एक वकील का विज़न ये भी हो सकता है जहाँ पे वो चाहता है कि मैं समाज में सबसे बड़ा वकील बनूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, तो हर वकील का एक विज़न होना चाहिए। आज हमारा भी एक विज़न है कि हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, हम समाज के एक अंग हैं, हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति। तो हमने एक लॉयर्स विज़न के नाम से हमने एक संस्था बनाई, एक एनजीओ बना रखी है हमने, जिसमें हम लोग काम करते हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को जोड़ा हुआ है, हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के वकील जुड़े हुए हैं उसमें, हिंदुस्तान में लॉयर्स विज़न में। और लॉयर्स विज़न का सिर्फ काम यही है कि जहाँ पे लोगों को लगता है या जहाँ पे जिसको कानून में अपना हक चाहिए या उनको न्याय चाहिए और वो पैसों के चक्कर में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो गरीब हैं और उनके साथ आपबीती हुई है, तो हम लोग लॉयर्स विज़न के माध्यम से उनका साथ देते हैं, उनके एक प्रयास करते हैं, अपनी जैसे कहते हैं हवन चल रहा है उसमें एक आहुति डालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे से भी कुछ धर्म का काम हो, समाज में समाज के प्रति हमारा कोई एक जिम्मेवारी हो, वो सब हम कर सकें। तो लॉयर्स विज़न के माध्यम से हमने एक जो है ये प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में सबको न्याय मिल सके। सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो लॉयर होते हैं वो काले कोट में और बैंड के साथ नज़र आते हैं, तो वो क्यों ऐसा? देखिए, काला कोट और बैंड तो एक हमारा सिंबॉलिक है और एक हमारी ड्रेस है और ये एक हमारी यूनिफॉर्म है। और यकीन मानिएगा कि ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि हम लोग जब बोलते हैं कोर्ट के में, जब भी कुछ बात होती है, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देना है किसी भी केस में और विदाउट कोर्ट जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कोर्ट का पहनना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा, कोर्ट पहनने के अलावा अगर हमने बैंड नहीं लगाया तो बैंड के बावजूद जो है उसके बाद हम लोग जो है अपने आप को वकील ही नहीं मानते। तो हमारा जो सिंबल है, हमारी ड्रेस है, हमारी आज की डेट में जो कर्म भूमि के हिसाब से कह दीजिए कि कोट और बैंड जो है हमारा बैंड हमारा एक सिंबॉलिक है। बैंड लगाने से ही, क्योंकि आजकल तो जिस हिसाब से फैशन इंडस्ट्री कह लीजिए, सब चीज़ कह लीजिए, कोट तो नॉर्मल पहनते ही हैं लोग, लेकिन हमारा बैंड जो है वो हमारा एक रक्षा सूचक मानता हूँ मैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में, कि आपका एक रक्षा सूचक है और आप पे एक जिम्मेवारी मिल जाती है कोर्ट की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी अपनी क्लाइंट की तरफ से, और बॉन्ड हो जाता है आपका जिस क्लाइंट के लिए आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उससे आपका एक बॉन्ड है कि आप उसके लिए जो है आप निष्ठावान रहेंगे, उसके केस को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑनेस्टी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो है हमें बोलने का मौका दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिर में हमारा चैनल है MMPV आवाज़, ये महिला के लिए है, तो हमारे दर्शकों, स्पेशली महिला दर्शकों के लिए आप दोनों से एक एक संदेश चाहूँगी। मैं हम लोग तो आपको एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और जो हमारी सोच है कि महिलाओं को जागृत होना चाहिए, उनको उसके लिए हम लोगों की कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी आपको लगता हो कि हमारी ज़रूरत है या हमारे को कहीं खड़ा होना है, तो हम हमेशा तैयार हैं। हम और पूरी लॉयर्स विजन आपके साथ खड़ी है हमेशा, कभी भी। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने महिलाओं के लिए इतना जागृत करने के लिए इतना कुछ सोचा है। आप ऐसे ही काम करते रहिए और आपका चैनल बढ़ता रहेगा तो महिलाओं में जोश बढ़ता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे खास कार्यक्रम हमारी बात में इकरान शर्मा जी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी धर्मपत्नी श्वेता शर्मा जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।